मुंबई के एक अफ्रीकन मूल का निवासी एक गोंजो होता है। वो जो है एक नीतू नाम की एक लड़की होती है, मुंबई में रह रही होती है। वो उसके फ्लैट पे जो है किराए से रहने लगता है। और उसके बाद में जो है नीतू को शायद इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आगे जो है कितना ज़्यादा बुरा होने वाला है। उसको इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही वक़्त थोड़ा-सा आगे बढ़ता है, तो वो जो गोंजो होता है अफ्रीकन मूल निवासी, उसको जो है धीरे-धीरे जो है उससे नीतू से प्यार होने लगता है। और वो दोनों लोग आपस में जो है उनके संबंध कुछ ज़्यादा ही मधुर होने लगते हैं। और उसके बाद जो है एक ही झटके में वो जो गोंजो होता है अफ्रीकन मूल निवासी, वो तुरंत जो है नीतू के कपड़े उतार देता है और अपने भी कपड़े उतार देता है। और वो उसके साथ बहुत ही प्यार मोहब्बत से जो है बातें करने लगता है। और जब गोंजो को इस बात के बारे में बिल्कुल पता चल जाता है सही से कि नीतू जो है अब संबंध बनाने के लिए तैयार हो गई है, तो वो उसके साथ जो है संबंध बनाता है। और इतनी दर्दनाक तरीके से वो उसके साथ संबंध बनाता है कि वो जो है दर्द को जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन चूँकि नीतू को भी इस चीज़ की ज़रूरत थी, तो इसलिए वो दर्द को बर्दाश्त करती है। लेकिन दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो दर्द को जब बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो वो उसको छोड़ कर के दूसरे कमरे में चली जाती है। दोस्तों, ये घटना जो है मुंबई की है, जहाँ पर जो है एक तलाकशुदा औरत जो है नीतू को अफ्रीकन मूल का निवासी जो गोंजो के साथ जो है नाजायज़ संबंध हो जाता है। और वो उससे जो है बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगता है। और जो है इसके बाद वो उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाता है। और जब इस बात की खबर पूरे मुंबई शहर को लगती है, तो पूरा मुंबई शहर मानो कि हिल जाता है। जिसको भी इस चीज़ की खबर लगती है, वो जो है उसको यकीन नहीं हो रहा था इस बात के ऊपर। आप भी जब इस कहानी को सुनेंगे, तो आप भी जो है सोच में पड़ जाएँगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कहानी अगर अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। और आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी लिखिएगा, ताकि मैं आपके नाम की अगले एपिसोड में घोषणा कर सकूँ। 13 फरवरी सन 2014 को मुंबई के पास एक जगह पड़ती है मलाड। और उस मलाड में एक शिवकदम के नाम का एक व्यक्ति रहता था। उनके परिवार में केवल 4 ही लोग थे। उनके परिवार में एक शिवकदम और एक उनकी बीवी और एक उनकी बेटी होती है छोटी, जिसका नाम अहिल्या होता है। और एक उनका बेटा होता है, तो उसका नाम शुभम होता है। ये 4 लोगों का परिवार बहुत ही हँसी-खुशी से रहा करता था। और उनके जो शिवकदम जो होते हैं, वो एक प्रॉपर्टी डीलिंग का बहुत ही अच्छा काम किया करते थे। उनके अंडर में तकरीबन 200 लोगों का जो है जमावड़ा था। 200 लोग उनके अंडर में काम किया करते थे। और उनका जो बेटा होता है शुभम, वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करता है। और ग्रेजुएशन की पढ़ाई को जब कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद वो एक कारोबार अपना शुरू करता है। और वो कारोबार होता है उसका टी-शर्ट का। वो टी-शर्ट के कारोबार में लाखों रुपया लगाता है। और उसके बाद वो ऑनलाइन टी-शर्ट बेचने के लिए जो है कारोबार करने लगता है। लेकिन कुछ ही दिनों में देखते ही देखते उसके कारोबार में लाखों रुपये का घाटा लग जाता है। जिसके बाद उसके घर वाले जो होते हैं, वो उसको समझाते हैं कि बेटा, तुम जो है ये काम छोड़ दो और अपने पापा के साथ जो है लग जाओ। और वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, वो अच्छा खासा काम है। और उसमें अच्छी अच्छी खासी प्रॉफ़िट भी है। आप अपने पापा के साथ में लग जाइए और उनका हाथ बटाइए। तो वो सोचता है कि ठीक है। उसके बाद में वो अपने पापा के साथ जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगता है और उसी में उनका हाथ जो है बटाने लगता है। और जो है ते उ उसका कारोबार जो होता है, वो तेज़ी से जो है आगे बढ़ने लगता है। और जैसे-जैसे थोड़ा-सा वक़्त आगे बढ़ रहा था, दोस्तों, तकरीबन 2015 का वक़्त जो है जैसे आता है, तो शिवकदम जो होते हैं, तो उनको जो है एक बात की टेंशन बहुत ही ज़्यादा सताने लगी थी कि उनकी जो बेटी थी अहिल्या, उसकी जो है उसकी शादी करनी थी। लेकिन वो सोच में ये पड़ जाते हैं कि पहले हमारा बेटा जो शुभम है, जो सबसे बड़ा है, पहले उसकी शादी होगी, उसके बाद में जो है अहिल्या की शादी होगी। तो इसी सिलसिले में जो है उनकी टेंशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी थी। उसी के पास जो है उनके ही बगल में एक गाँव पड़ता है। तो वहीं पे जो है एक लड़की रहती थी जिसका नाम था नीतू। तो वो नीतू जो है बहुत ही अच्छी लड़की थी, तो किसी ने रिश्ते के लिए बताया था कि नीतू जो है एक अच्छी लड़की है और वो अब जो है कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। और वो घर में अकेली रहती है, इकलौती लड़की है वो।
क्योंकि उसके जो माता-पिता थे, उनका एक एक्सीडेंट में जो है देहांत हो गया था, जिसकी वजह से वो घर में अकेली बची थी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके जो है अपना खर्चा-पानी चलाया करती थी। तो जब उसके घर वाले ये चीज़ देखते हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट कर लेंगे और उस लड़की को हम स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद जो है वो लोग वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं। जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, वो उनके साथ में वहाँ पे जो है देखने के लिए जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि एक बार हम लड़की को देख लें, उसके बाद जो भी फैसला होगा, उस फैसले को हम ले लेंगे। तभी सब लोग मिल कर के जो है नीतू के घर पे जाते हैं और नीतू को एक ही नज़र में वो लोग इतना ज़्यादा पसंद कर लेते हैं, क्योंकि नीतू एक लड़की होती ही ऐसी है कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, निहायत ही खूबसूरत थी, पढ़ाई-लिखाई में तेज़ थी, बहुत ही दिमागदार लड़की थी और दूसरी चीज़ ये है कि वो इकलौती लड़की थी, उसके माँ-बाप का भी एक एक्सीडेंट में देहांत हो चुका था। तो वो लोग सोचते हैं कि ठीक है, ये लड़की बहुत ही अच्छी रहेगी और आनन-फानन में ये रिश्ता जो है पक्का हो जाता है। उसके कुछ ही टाइम के बाद जो है वो लोग शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन नीतू का एक एक जो है एक शर्त थी नीतू की। नीतू का कहना ये था कि पहले तो हम जो है कम से कम 6 महीने जो है एक साथ जो है फ़ोन पे बातचीत करेंगे, एक-दूसरे के साथ टहलेंगे, एक-दूसरे को खूब अच्छी तरीके से समझ लेंगे। उसके बाद अगर हमको लगेगा कि हाँ, ये रिश्ता आगे चलने वाला है, तो उसके बाद हम दोनों लोग शादी के लिए डिसाइड करेंगे। तो ये बात तय हो जाती है। उसके बाद वो लोग एक-दूसरे से मिलने-जुलने लगते हैं, फ़ोन पे बातचीत करने लगते हैं और जो है इधर-उधर जो है कई जगह पार्कों में जो है टहलने के लिए जाया करते थे, जुहू जाया करते थे और चौपटिया जाया करते थे। वहाँ पे खाते थे, पीते थे, घूमते थे, एक साथ रहते थे और खूब ज़्यादा एन्जॉय करते थे। वो दोनों लोग एक-दूसरे के साथ खूब ज़्यादा मस्ती करते हैं और उसके बाद जब उनको लगने लगता है कि वाक़ई में ये रिश्ता निपटने के लायक है, तो 6 महीने के बाद जो है वो शादी कंप्लीट हो जाती है और खूब धूम-धाम से उनकी जो उन लोगों की शादी की जाती है। उसके बाद वो विदा होकर के अपने जो है ससुराल में आती है और ससुराल में उसकी लोगों से खूब जमती है, क्योंकि ससुराल में जो है उसका रवैया बहुत ही अच्छा होता है, लोगों के प्रति उसका रवैया बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और लोग उसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्यार करते थे, सब उसको मानते थे। इसी दौरान जो है उसकी सुहागरात होती है, सुहागरात के अगले ही दिन जो शुभम होता है, वो उसको लेकर के जो है अपने हनीमून के लिए गोवा चला जाता है। 3 दिन के बाद ही वो उसको लेकर के गोवा चला जाता है और गोवा में तकरीबन 1 हफ्ते वो लोग रुकते हैं। वहाँ पे खूब मौज-मस्ती करते हैं, हनीमून मनाते हैं, खाते-पीते हैं, खूब टहलते हैं। मस्ती करने के बाद वो लोग तकरीबन 1 हफ्ते के बाद वापस फिर मुंबई आ जाते हैं और मुंबई वापस आने के बाद वो अपने प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में लग जाता है और ये नीतू जो होती हैं, ये घर सँभालने में लग जाती हैं। लेकिन नीतू जब से गोवा से हनीमून से वापस आई थी, तो पता नहीं क्यों अचानक से कुछ ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी और उसका जो है बात-बात पर उसको जो है गुस्सा आ जाता था। वो अपने पति से कभी लड़ बैठती थी तो या तो अपने सास या ससुर से जो है कभी लड़ बैठती थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि शादी के तकरीबन 2 ही महीने बीते थे और वो अपनी सास से इतनी ज़्यादा भयंकर लड़ाई कर लेती है, इतनी ज़्यादा मुँह बहसी हो जाती है कि वो इतना ज़्यादा गुस्से में उत्तेजित हो जाती है कि अपना सारा सामान पैक कर लेती है और सारा सामान पैक करने के बाद उसके घर वाले जब उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो डायरेक्टली उनके घर वालों से कहती है कि आपका बेटा जो है वो नामर्द है और वो किसी किस्म का नहीं है, वो उसमें जो है उसके बस की बात नहीं है। ये ये सारी बातें जैसे ही शुभम के घर वाले सुनते हैं, तो वो तुरंत सन्न रह जाते हैं कि ये हमारी बहू क्या बोल रही है कि हमारा बेटा नामर्द है। इस बात को जो है वो सिरे से ख़ारिज कर देते हैं। उसके बाद नीतू जो होती है वो अपना पूरा सामान उठा करके अपने घर के लिए निकलने लगती है, लेकिन उससे घर वाले उसको बहुत रोकते हैं, लेकिन वो उनकी ज़रा-सी भी बात को नहीं मानती है और शुभम के नीतू के घर वाले नीतू को बहुत समझाते हैं, लेकिन वो उसकी बात को मानती ही नहीं है और अपने गाँव चिचोई में वो जा कर के अपने जो है उसी घर में रहने लगती है और उसके बाद जो है अगले ही दिन वो कोर्ट में तलाक की अर्ज़ी लेकर के पहुँच जाती है और जैसे ही शुभम के घर वालों को इस बात के बारे में पता चलता है, तो वो उसको समझाने के लिए उसके घर पर जाते हैं, लेकिन दोस्तों वो बिल्कुल भी समझने वाली नहीं थी। उसके बाद शुभम का जो पूरा परिवार होता है, वो पूरा परिवार इस तलाक की बात को सुनने के बाद अपने रिश्तेदारों के साथ में नीतू के घर पर जाता है और नीतू को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं वो लोग
नीतू के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि बेटा, जो काम आप करने जा रही हैं उससे हमारी समाज में बहुत ही ज़्यादा जो है बदनामी होगी और हमारी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होगी। लेकिन नीतू अपनी ज़िद पर अड़ी होती है, वो किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो अपनी इस चीज़ पर अड़ जाती है कि हमको तो तलाक लेना है, मतलब तलाक लेना है। इसके आगे वो किसी की कोई बात जो है सुनना नहीं चाहती थी। वो उसको तो बस जो है शुभम से तलाक चाहिए था। आखिरकार 6 महीने की मशक्कत के बाद उन दोनों का जो है आपसी रज़ामंदी के साथ उनका तलाक हो जाता है। तलाक के बाद नीतू जो होती है वो अपने घर पर शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि वो अकेली वैसे भी तन्हा रहती थी। तो वो अपना जो पुराना काम होता है ट्यूशन पढ़ाने का, वो ट्यूशन पढ़ाने का काम को चालू कर देती है। लेकिन दोस्तों, ट्यूशन पढ़ाने में इतनी ज़्यादा आमदनी नहीं थी कि उसके सारे शौक पूरे हो सकें या उसके जो खर्चे हैं वो पूरे हो सकें, क्योंकि वो अकेली थी। तो इसलिए वो सोचती है कि हमारा 2 फ्लोर का जो है घर मकान है, तो इसलिए हम नीचे के फ्लोर में रहते हैं, तो ऊपर वाला फ्लोर हम किराए पे अगर दे देंगे तो हमको कुछ पैसों की आमदनी होगी, जिससे कि कुछ हमारा शौक जो है पूरे हो जाएँगे। तो वो एक कागज़ के ऊपर जो है ये लिखती है कि जिसको भी ऊपर वाला फ्लैट किराए से चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकता है, और उस कागज़ के टुकड़े को वो बाहर अपने घर के बाहर चस्पा कर देती है। उसके तकरीबन 1 महीने के बाद एक अफ्रीकन मूल निवासी होता है जिसका नाम गोंजो होता है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम जो है कार्यरत था। वो वहाँ पर आता है और उसकी नज़र उस पर्चे के ऊपर पड़ती है। उसके बाद वो उस नीतू से संपर्क करता है और नीतू उसको जो है अपना ऊपर का जो है फ्लोर होता है वो दिखाने के लिए लेके जाती है। उन दोनों के बीच बातचीत तय हो जाती है, किराया वगैरह सब तय हो जाता है। उसके बाद जो भी एडवांस होता है वो गोंजो नीतू को एडवांस में दे देता है और उसके बाद में वो उसके जो है उस फ्लोर में जो है शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने के बाद वो बहुत ही आराम से उसमें दोस्तों रहने लगता है। तो जो होता है वो रोज़ दोपहर को निकल जाया करता था अपनी ड्यूटी के लिए और शाम को वापस आ जाया करता था। इसी तरीके से उसका काम चल रहा था। 2 तकरीबन 2 महीने के बाद उसको इस बात का पता चलता है कि नीतू जो है, वो नीतू एक शादीशुदा थी, लेकिन अब उसका वो जो है तलाक हो चुका है, वो एक तलाकशुदा औरत है। तो वो इस बात को जान करके जो है उसके ऊपर डोरे डालने लगता है और उसके जो है बहाने से उससे मिलने की कोशिश करता है। कभी रात में भी जो है उससे बहाने से मिलने की कोशिश करता है, कभी दिन में उससे मिलने की बहाना ढूँढता रहता है कि किसी भी तरीके से इससे जो है बातचीत हो सके और किसी भी तरीके से इससे बार-बार जो है मुलाकात हो सके। इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो सोचने लगता है। इसी बीच जो है वो नीतू पर डोरे डालने लगता है। वो और जो है एक दिन ऐसा होता है कि रात में जो नीतू होती है वो सीढ़ियों से उतर रही होती है, तभी वो फिसल जाती है और उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। लेकिन जो है उस टाइम नीतू और गोंजो के अलावा उसके घर में कोई नहीं था। तो गोंजो को जैसे ही इस बात का पता चलता है, वो तुरंत नीतू को अपनी गोद में उठा करके अपनी गाड़ी में जा कर के बिठाता है और उसके बाद पास के ही एक अस्पताल में डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए लेके जाता है। डॉक्टर साहब उसको एडमिट कर लेते हैं और रात भर वो एडमिट रहती है और उसके साथ में गोंजो भी रात भर वहीं पर रहता है। सुबह जब डॉक्टर उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, तो वो अपनी गाड़ी में उसको बिठा करके ला करके उसके जो है अपने फ्लैट में रूम में छोड़ देता है। तो वो ये बात नीतू जो होती है वो उसको ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। उसको ये व्यवहार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक अफ्रीकन मूल का निवासी जो हमारा इतना ज़्यादा हमदर्दी है कि उसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब आए दिन जो है गोंजो और नीतू आपस में जो है घुल-मिल कर जो है बात करने लगते हैं, दोनों खूब हँसी-मज़ाक करने लगते हैं। दोनों बाहर घूमने भी जाते थे। एक दिन दोनों गाड़ी से जो है बाहर घूमने गए थे और साथ में डिनर किया। उसके बाद दोनों लोग गाड़ी से वापस आ रहे थे, तभी अचानक जो है गोंजो अपना हाथ जो है नीतू के हाथ पे रखता है और उससे कहता है कि मैं जो है आपको पसंद करने लगा हूँ और आप मुझको देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये बात जैसे ही नीतू सुनती है, तो वो हैरान रह जाती है। हालाँकि नीतू जो है वो इशारों-इशारों में इशारा कर देती है कि मुझे भी आप पसंद हैं। उसके बाद दोस्तों वो जो गोंजो होता है वो उसको अपने जो है घर पे ले कर के आता है। उसके बाद वो उसको अपने कमरे में लेकर के जाता है और कमरे में ले जाने के बाद उससे प्यार भरी बातें करता है, मोहब्बत भरी बातें करता है। और जब उसको इस बात का पता चल जाता है कि नीतू पूरी तरीके से संबंध बनाने के लिए तैयार हो गई है, तो वो उसके कपड़े एक झटके में उसके पूरे कपड़े उतार देता है
और साथ में अपने भी कपड़े उतार देता है और उसके साथ जो है नाजायज़ संबंध बनाता है और इतने दर्दनाक तरीके से उसके साथ संबंध बनाता था कि नीतू की जो हालत होती है वो ख़राब हो जाती है। मगर नीतू उसको इतना ज़्यादा प्यार करती ही थी कि वो जो है उस दर्द को जो है बर्दाश्त करती है और बर्दाश्त कर रही थी। पूरी रात भर यह लोग जो है कई बार आपस में जो है संबंध बनाते हैं और उसके बाद संबंध बनाने के बाद ये लोग एक ही पास लेट करके सो जाते हैं। दोस्तों यहीं से दोनों का सिलसिला जो संबंध बनाने का होता है वो चल पड़ता है और तकरीबन जो है ये चलता ही रहता है। तकरीबन 6 महीने तक ये लोग आपस में संबंध बनाते हैं और संबंध बनाते रहते हैं। इसके बाद एक दिन सुबह-सुबह जो है पुलिस छापा मारती है। उस वक़्त गोंजो घर पर मौजूद नहीं होता है, लेकिन पुलिस जैसे ही छापा मारती है तो नीतू जो होती है वो सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार पुलिस ने हमारे घर पर छापा क्यों मारा है। तो पुलिस जैसे ही आती है और नीतू से बात करती है कि यहाँ पर जो है गोंजो का कौन-सा वो कमरा है, तो नीतू तुरंत उसके कमरे को बता देती है कि ये ऊपर वाला फ्लोर जो है ये गोंजो का है। तो तुरंत पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ गोंजो के कमरे में जाती है और उसकी तलाशी लेती है। तलाशी लेने के बाद उसमें बहुत सारी आपत्तिजनक चीज़ें जो होती हैं, बहुत आपत्तिजनक दवाइयाँ होती हैं, वो उन सारी चीज़ों को वो पुलिस ज़ब्त कर लेती है और उसके बाद जो है नीतू से पूछती है कि ये गोंजो कहाँ गया है? तो वो कहती है कि वो अपने काम पे गया है। तो पुलिस नीतू से पूछती है कि वो तकरीबन कितने कितने टाइम तक आएगा? तो नीतू बताती है कि वो लगभग दोपहर के 2 बजे तक आएगा। तो पुलिस जो है तुरंत वहीं पर बैठ जाती है और उसका इंतज़ार करने लगती है। इसी दौरान जो है तकरीबन 2 बजे का समय हो रहा था और गोंजो जो है अपने फ्लैट पर जैसे ही आता है, पुलिस जैसे ही उसको देखती है, वो तुरंत उसको दबोच लेती है और दबोचने के बाद उसको अपनी गाड़ी में बिठा करके थाने में ले जाती है। और दोस्तों ये एक तरफ ये नीतू सोच रही थी कि वाक़ई में ये जो है कितना खतरनाक आदमी था। भगवान का वो शुक्रिया अदा करती है कि भगवान ने हमको इससे बचा दिया, वरना इतनी बड़ी मुसीबत में हम पड़ने वाले थे और इससे हम बच गए। हालाँकि वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है और दूसरी तरफ पुलिस गोंजो को अपनी गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाती है और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसको जो है जेल भेज देती है। फिलहाल वो अपने कुकर्म की सज़ा जो है जेल में काट रहा है। दोस्तों आज की जो कहानी है वो यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कहाँ से इस कहानी को देख रहे हैं और आपका नाम क्या है वो ज़रूर लिखिएगा ताकि अगली कहानी में मैं आपके नाम की घोषणा कर सकूँ। और दोस्तों वो एक पुरानी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है, ताकि इन घटनाओं से आप भी कुछ सीख सकें और अपने परिवार को, अपने आस-पास पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बख़ैर।